बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बेटे हम जो है वो चैप्टर कंटिन्यू किए हुए हैं पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ एंड पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स। हमारे लास्ट टू टॉपिक्स हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड रिडॉक्स पोटेंशियल। आई एम योर टीचर मोहम्मद सलमान जमील। बेटे आज हम इनको डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटे वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं कि जब भी दो एटम्स कंबाइन करते हैं बॉन्ड बनाते हैं। अब आपको पता है बॉन्ड या तो ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है या शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिकली शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर के रेफरेंस से है, यानी हम कोवलेंट बॉन्डिंग को लेके डील करते हैं। तो व्हेन एटम्स कंबाइन टू फॉर्म अ कोवलेंट बॉन्ड, द पोजीशन ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ एटम्स। कि एटम्स की नेचर कैसी है। कोई इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम है, कोई इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम है, मतलब किसी को इलेक्ट्रॉन चाहिए, कोई इलेक्ट्रॉन देना चाहता है। उनकी नेचर बड़ी मैटर कर रही होती है, ठीक है। और उसी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन होती है, यानी वो इक्वली शेयर्ड हैं या अनइक्वली शेयर्ड है। इफ एटम्स आर लाइक, जैसे हाइड्रोजन है, द इलेक्ट्रॉन पेयर इज इवनली शेयर्ड या इक्वली शेयर्ड आप कह सकते हैं। मतलब दोनों बराबर की फोर्स, जैसे टग ऑफ वॉर में तो दोनों टीम्स अगर बराबर की हैं तो रस्सा दरमियान में ही रहेगा, यानी इलेक्ट्रॉन दरमियान में ही रहेंगे। बट इफ द बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन टू अनलाइक एटम्स, यूजुअली द इलेक्ट्रॉन पेयर इज नियर टू वन एटम देन द अदर। जैसा आपने डायपोल फोर्सेस में देखा था बेटे, जब दो डिफरेंट एटम आते हैं तो दोनों में से किसी एक में इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की एबिलिटी ज्यादा होती है, ठीक है। जिसपे ज्यादा होती है हम कहते हैं उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जिसपे कम होती है उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो जिसमें ज्यादा एबिलिटी है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने करीब करेगा, यानी अपना इलेक्ट्रॉन प्लस दूसरे ने जो शेयरिंग में हिस्सा डाला था वो इलेक्ट्रॉन भी अपने पास ज्यादा देर स्टे करवाएगा। आप ये कह लें कि होनी तो शेयरिंग ही है, मतलब कह लो 80% 70% टाइम वो स्पेंड कर लेगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, जो शेयर्ड पेयर को अपने करीब कर रहा है, और दूसरे के पास वो 20 या 30% टाइम स्पेंड करेगा। द टाइप ऑफ बिहेवियर ऑफ एटम इन मॉलिक्यूल एंड सम ऑफ देयर प्रॉपर्टीज कैन ओनली बी इंटरप्रेटेड इफ द एटम्स आर अज्यूम्ड टू हैव अ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। जैसे मैंने कहा ना डायपोल फोर्सेस, आप एक्सप्लेन ही इनको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से या इन शेयरिंग को अनइक्वल शेयरिंग की बेस पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसी तरह बॉन्ड एनर्जी में वेरिएशंस को आप एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते हैं। तो मॉलिक्यूल्स का बिहेवियर, उनकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो खासी हद तक इस बिहेवियर पे डिपेंड कर रही होती हैं। तो हम इसको बेटा डिफाइन करते हैं कि होती क्या है। रिलेटिव टेंडेंसी और एबिलिटी ऑफ अ कोवलेंटली बॉन्डेड एटम, कोवलेंट बॉन्ड कोवलेंट ही होना चाहिए, अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। किसी भी एटम की शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचने की एबिलिटी। देखिए एग्जांपल लेता हूँ मैं, एक CL, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है 3, हाइड्रोजन की 2.1। दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, लेकिन क्लोरीन के आखिरी शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं और हाइड्रोजन के 1 होता है। तो कंपैरेटिवली क्लोरीन इन इलेक्ट्रॉन्स को अपने करीब करेगी क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, उसको इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा ज़रूरत है। यानी ये शेयर्ड पेयर देखिए मैंने शिफ्ट करके दिखा दिया कि क्लोरीन के मोर क्लोजर चला गया। तो जिसके मोर क्लोजर चला जाता है, क्योंकि ये ट्रांसफ़र नहीं हुआ हाइड्रोजन से क्लोरीन को। अगर ट्रांसफर होता तो हाइड्रोजन पे कंप्लीट पॉजिटिव, क्लोरीन पे कंप्लीट नेगेटिव चार्ज आता। क्योंकि ट्रांसफर नहीं हुआ, अनइक्वल शेयरिंग हुई है, क्लोरीन ने ज्यादा शेयर लिया है, इसलिए क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। देखिए ये एक बन गया पोलर मॉलिक्यूल। इस तरह के पोलर मॉलिक्यूल जब करीब आते हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव को, तो हम कहते हैं डायपोल फोर्सेस बन जाती है। ये मैंने सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स की वैल्यूज लिखी हैं। हाइड्रोजन की 2.1 है, बोरॉन की 2 होती है, कार्बन की 2.5, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। लेफ्ट राइट देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू बढ़ रही है। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट जो है वो फ्लोरीन है, ऑर्बिटरी चूजन वैल्यू है इसकी 4, और बाकियों की इससे कंपेयर करके निकाली गई है। इसी तरह फॉस्फोरस है, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन। मैंने यहाँ थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को रिलेट किया है क्योंकि लास्ट लेक्चर में मैंने एबनॉर्मलिटीज़ बताई थी, तो कोई रिटन फॉर्म में नहीं बताई थी, इस वजह से शायद बच्चों को प्रॉब्लम है।
थी तो मैंने कहा ये भी एक्सप्लेन कर दें। 7A में हमने कहा था एबनॉर्मल ट्रेंड है। देखिए फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉननेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्लोरीन की ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या है? इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी, और इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी गेन नहीं करना है, शेयर्ड पेयर को अपने करीब करना है, वो एबिलिटी है। फ़र्क है दोनों में, ठीक है। ये मैंने नीचे कंपैरिजन किया भी हुआ है। प्रॉब्लम ये था कि फ्लोरीन का छोटा साइज होता है, ठीक है। 7 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, क्लोरीन में भी 7 ही हैं, लेकिन एक शेल बढ़ गया। अब होता क्या है कि फ्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन ने थिक क्लाउड बनाया होता है, वो 8वें को घुसने की जगह नहीं देते, यानी इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं, तो कुछ एनर्जी वेस्ट हो जाती है। एक्चुअली तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में एनर्जी रिलीज होनी है, कुछ एनर्जी हमें देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन ऐड करवाने में। रिजल्टेंटली फ्लोरीन की एनर्जी क्लोरीन ब्रोमीन दोनों से कम होगी। मैं इसको इस तरह एक्सप्लेन करता हूं कि फ्लोरीन ने एनर्जी रिलीज करनी थी 360 370, लेकिन हमारी 60 या 70 एनर्जी वेस्ट हो गई इलेक्ट्रॉन ऐड करवाने के चक्कर में, क्योंकि थिक क्लाउड ने ऐड नहीं किया, रिपल्शन थी। इट मीन्स 370 में से 70 वेस्ट होगी, तो नेट रिलीज कितनी हुई? कि 70 तो हमने दी ना, तो 300 रिलीज हुई। क्लोरीन में बड़ा साइज हो गया, रिपल्शन नहीं हुई। जब रिपल्शन नहीं हुई तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? ऐड हुआ, एनर्जी रिलीज हुई, लेट्स सपोज 350। तो 350 300 से ज्यादा है। ब्रोमीन का भी साइज बढ़ा है। अब साइज बढ़ने से आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन भी कम होती है, तो ब्रोमीन ने थोड़ा अट्रैक्ट किया, एनर्जी रिलीज भी थोड़ी की, क्लोरीन से भी थोड़ी की, लेकिन फ्लोरीन से अभी भी ज्यादा है, क्योंकि ब्रोमीन में रिपल्शन नहीं है। आयोडीन का साइज बहुत बढ़ गया, आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए रिपल्शन नहीं है, अट्रैक्शन भी कम हो गई है, इसलिए नेट एनर्जी रिलीज कम है। यही ट्रेंड बेटे 6th ग्रुप में है, यही ट्रेंड 5th ग्रुप में है। तो मतलब 6th ग्रुप में भी होनी ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा चाहिए थी, लेकिन ऑक्सीजन में प्रॉब्लम मैंने पहले बताया, जैसे कि छोटे साइज की वजह से रिपल्शन आ गया, ठीक है, और इसलिए सल्फर की ज़्यादा है, फिर सेलेनियम, फिर ऑक्सीजन, और सेम केस 5A का भी है। डिफरेंस क्या है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी है। ये आइसोलेटेड एटम की है, ये कंबाइंड या बॉन्डेड एटम्स की एबिलिटी होती है। इसकी यूनिट होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट या किलो जूल, और इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती। उसके बाद आ गया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए स्केल्स कौन से यूज होते हैं। पॉलिंग स्केल सबसे सक्सेसफुल स्केल इनमें से यही था, ठीक है, पॉलिंग स्केल। तो पॉलिंग स्केल सबसे पहले डिस्कस करते हैं, बाद में बाकी स्केल्स भी डिस्कस कर देते हैं। लाइनस पॉलिंग ने ये स्केल दिया था 1932 में, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसने क्या कहा? उसने कहा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस फॉर 2 एटम्स ए एंड बी। लेट्स सपोज हमारे पास 2 एटम है, एक ए एटम है और एक बी एटम है, हम इनमें डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और उसका स्केल बनाने जा रहे हैं। इफ ए एंड बी हैड द सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू, फर्ज किया है कि ए और बी की वैल्यू सेम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। सेम वैल्यू का मतलब है इनमें डिफरेंस क्या होगा बेटे? 0 होगा, ठीक है। सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 होगा। ये उसने निकाली बॉन्ड एनर्जी, जब ए और बी ने मिलके मॉलिक्यूल बनाया, जिसे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी कह देते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी भी कह देते हैं। उसने कहा ये कैसे निकालेंगे? आप ज्योमेट्रिक मीन लेंगे। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है कि 1 2 3 जितने भी आपके पास टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उनको मल्टीप्लाई करके तो उसका स्क्वायर रूट या क्यूब रूट अकॉर्डिंगली ले लेते हैं। दिस इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक मीन। एनर्जी ऑफ ए, यानी जब ए मॉलिक्यूल था, ए ने ए से बॉन्ड बनाया हुआ था तो उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ली। बी ने बी के साथ मिलके जब मॉलिक्यूल बनाया हुआ था तो उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ली। उन दोनों को मल्टीप्लाई करके उनका क्या ले लिया? स्क्वायर रूट ले लिया, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आ जाएगी? ए और बी की बॉन्ड एनर्जी के इक्वल होगी। ये कब होगी? अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 होगा। तो ये वाली वैल्यू यानी बॉन्ड बनने के बाद, मॉलिक्यूल नया बनने के बाद, कंपाउंड बनने के बाद, और जब ये अपने मॉलिक्यूल्स बने हुए थे, यानी ए का ए से बॉन्ड था और बी का बी से बॉन्ड था,
उस फॉर्म में एनर्जीज को, यानी बिफोर कंबाइनिंग एंड आफ्टर कंबाइनिंग एनर्जीज को हम रिलेट करवा रहे हैं, ठीक है। अगर ये डिफरेंस आ जाए जीरो तो हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जीरो होने का मतलब है दिस बॉन्ड इज प्योरली कोवलेंट, इनमें कोई फर्क नहीं है, दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू सेम है, फर्क कोई नहीं है। इट मींस इक्वल शेयरिंग हो रही है, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन की हो रही है। लेकिन पॉलिंग ने जब इसको ज्यादा एलिमेंट्स पे अप्लाई किया, उसने देखा कि मेजॉरिटी ऑफ कंपाउंड्स में ए बी बॉन्ड्स जो हैं उनकी एनर्जी, यानी जब ये कंपाउंड बना लेते हैं ये वाली एनर्जी इस एनर्जी से क्या कर जाती है, एक्सीड कर जाती है, ये ज्यादा आती है, ये कम आती है। उसने कहा ये क्यों हो रहा है ऐसा, तो उसकी रीजन समझ ये आई कि जब इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, इसका मतलब है पोल्स क्रिएट होंगे, जैसे ये पीछे मैंने रखा है पोल्स क्रिएट होंगे, ये वाले जैसे दिखा रहा हूं। जब पोल्स आते हैं तो हम कहते हैं आयनिक करैक्टर आता है। आयनिक करैक्टर आने का मतलब है बॉन्ड है तो कोवलेंट ही, लेकिन उसमें कौन सा करैक्टर आ गया, आयनिक, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ गई, उसकी बॉन्ड एनर्जी बढ़ गई। क्लियर है बेटे? तो आयनिक करैक्टर आने की वजह से ये चेंजेस आ रही हैं, इसलिए उसने कहा सो डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज जो है, इसको उसने एक्चुअली नेम दे दिया था कि ये एक्सीड कर रही है, और जो डिफरेंस आ रहा है यानी डेल्टा, यानी जब ये मॉलिक्यूल नया बन गया और जब ये मॉलिक्यूल नहीं बने, इंडिविजुअल आपके पास थे ए और बी, तो उसने कहा इनमें जो डिफरेंस आएगा, क्योंकि हमने कहा कि ये बाद वाली एनर्जी ज्यादा है और ये वाली कम है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा दिस इज कॉल्ड आयनिक रेजोनेंस एनर्जी, यानी बेसिकली ये आयनिक करैक्टर वाली एनर्जी आ गई कि उसमें आयनिक करैक्टर आ गया। अब आ गई कैलकुलेशन, ये इसका फॉर्मूला आ गया, एक्स ए माइनस एक्स बी लिखा है, एक्चुअली ये काई है बेटे, लेकिन यहाँ एक्स से डिनोट किया हुआ है, इजिकल टू 0.208 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ डेल, डेल आपने ये निकाला हुआ है। अब ये 0.208 कैसे आया उसको आगे एलेबोरेट किया है। देखिए हमने एक्स ए माइनस एक्स बी कैसे निकालना है, हमने ये इसमें बेटे हमने कहा था स्क्वायर रूट डेल का ना, तो डेल का फार्मूला तो ये आपने लिखा हुआ है, आपने ये फार्मूला प्लेस कर दिया। अब देखिए इसकी भी यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसकी भी यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसकी भी यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और हमने कहा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो रिलेटिव टेंडेंसी, इसकी तो यूनिट ही नहीं होती, तो यूनिट खत्म कैसे करेंगे। हमने इस पूरी इक्वेशन को इलेक्ट्रॉन वोल्ट से डिवाइड कर लिया कॉमन लेके, ठीक है। तो 1 बाय इलेक्ट्रॉन वोल्ट का स्क्वायर रूट जो है वो हमने इसलिए लगाया ताकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट को इस इक्वेशन से रिमूव कर दें, इस इक्वेशन से रिमूव कर दें, यानी इसे डायमेंशनलेस कर दें, क्योंकि इसकी कोई डायमेंशन, इसकी कोई यूनिट नहीं है। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल है 23.06 किलो कैलोरी पर मोल के, तो 1 बाय 23.06 किलो कैलोरी पर मोल, और आंसर ये वाला आ गया, यानी 0.208 इंटू डेल। अगर आप कहते हैं नहीं मैंने किलो कैलोरी में नहीं किलो जॉल में लेके जाना है, तो आप 96.5 से बेटे कर देंगे, और 96.5 से डिवाइड करके आंसर ये आ जाएगा, तो ये किलो जॉल पर मोल में आ जाएगा। आई थिंक सो पॉलिंग स्केल समझ आ गया होगा कि हमने क्या किया, इंडिविजुअल एटम्स की बॉन्ड एनर्जीज, और जब ये मिल के आपस में कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाते हैं तब इनकी बॉन्ड एनर्जीज का डिफरेंस निकाला, और वहाँ से हमें आइडिया हुआ कि बॉन्ड, क्योंकि अगर डिफरेंस आ रहा है इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, आयनिक करैक्टर है, और उस आयनिक करैक्टर की कैलकुलेशंस कर ली। सेकंड जो है वो है मिलिकन स्केल। मिलिकन स्केल जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी एंड फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, इसने कहा दोनों की एवरेज ले लिया, तो एक्स मिलिकन इज इक्वल टू आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिवाइडेड बाय 2। मिलिकन इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी रिलेटेड टू पॉलिंग, पॉलिंग से क्यों रिलेट कर रहे हैं, क्योंकि पॉलिंग का स्केल इनमें से सबसे बेटर रिजल्ट्स दे रहा था हमें, तो उसमें कन्वर्ट किया हमने, तो डिवाइड करना पड़ा 2.8 से। क्यों करना पड़ा, ताकि इसका आंसर जो पॉलिंग स्केल है उसके करीब करीब आ जाए, क्योंकि मिलिकन स्केल का आंसर ज़्यादा आ रहा था पॉलिंग से, तो उसके करीब ले जाने के लिए हमने 2.8 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो ये 2.8 इस 2 से जो डिवीजन में 2 है इससे मल्टीप्लाई हो गया, 2 इंटू 2.8 यानी 5.6 हो गया। अगर आप क्या कर रहे हैं किलो जॉल पर मोल में ले रहे हैं तो 96.5 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 540। पॉलिंग स्केल मोर इफेक्टिव है, ठीक है, एंड आंसर ऑफ मिलिकन स्केल को ग्रेटर है देन पॉलिंग, तो हमने क्या किया है उसको इसलिए डिवाइड किया था 2.8 से। इसकी सिर्फ एक ही लिमिटेशन थी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत सारे एलिमेंट्स की हमें नहीं पता, तो हम इसको अप्लाई नहीं कर पाए। ऑलरेड एंड रोशो स्केल जो है उसने क्या किया, उसने कहा जी कि ये 2 एटम्स हैं, ठीक है,
ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को आपने कहा अट्रैक्ट कर रहे हैं, F1 और F2 दो एटम्स दिखाए हुए हैं, F1 की अट्रैक्टिव फोर्स हमने कहा ज़्यादा है F2 से, इसका मतलब है वो जो X1 है ग्रेटर देन X2 हो जाएगा, ठीक है। F क्या है, न्यूक्लियर चार्ज, जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा अट्रैक्शन होगी। Z इफेक्टिव आपको पीछे एक्सप्लेन किया था बेटे लास्ट लेक्चर्स में कि जब शील्डिंग इफेक्ट आ जाता है तो रिड्यूस्ड हो जाता है न्यूक्लियर चार्ज, तो जो बाकी न्यूक्लियर चार्ज रिमेनिंग न्यूक्लियर चार्ज है दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा अट्रैक्टिव फोर्स उतनी कम हो जाएगी। इट मीन्स कंबाइनली इन दोनों का हमने ये कहा। अब x इज इक्वल टू 359 GeF ओवर आर स्क्र प्लस 0.744, ये अगेन 359 के साथ रिलेट इसीलिए कर रहे हैं कि हम क्या चाह रहे हैं कि ये स्केल पॉलिंग स्केल के क्लोजर हो जाए। ये थर्ड स्केल जो था वो हम यूज़ कर रहे हैं। फैक्टर्स इफेक्टिंग को अभी मैंने सिंपली समराइज़ किया है। जितना साइज ऑफ एटम बढ़ेगा, ठीक है, उससे क्या होगा, एबिलिटी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कम हो जाएगी। न्यूक्लियर चार्ज जितना बढ़ेगा, प्रोटॉन जितने ज़्यादा होंगे, अट्रैक्शन उतनी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा होगी। जितना एस करेक्टर ज़्यादा होगा, ये आपने FSC में बेटे पढ़ा हुआ है, इथाइन मोर एसिडिक है ड्यू टू sp हिब्रिडाइजेशन, क्योंकि जितना एस करेक्टर ज़्यादा होता है उतना क्या हो जाता है, उस एटम का इलेक्ट्रॉनों पे कंट्रोल बढ़ जाता है शेड पेयर के, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है। तो sp हिब्रिडाइज में परसेंटेज एस करेक्टर ज़्यादा होने की वजह से ये ज़्यादा क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसीलिए इथाइन में कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कंपेयर टू इथीन एंड इथेन, और इसीलिए इथाइन स्लाइडली एसिडिक भी होता है। चार्ज, मोर पॉजिटिव चार्ज होगा तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा। जैसे PCl5 में +5 होता है और इसमें +3 होता है, तो ये वाला ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसी तरह Fe+3 और Fe+2, जितना नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा, ऑलरेडी नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट कम करेगा, रिपल्शन शुरू हो जाएगी। फिर जितना नेगेटिव होगा उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस पर कम होती जाएगी। ओवरऑल ये वाले फैक्टर्स हैं सारे जो इफेक्ट करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को, साइज ऑफ एटम, न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, हिब्रिडाइजेशन, आयनोस्टिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ऑक्सीडेशन स्टेट और नंबर ऑफ शेल्स। साइज ऑफ एटम, ये तो सिंपल है बेटे, जितना साइज बढ़ेगा उतना न्यूक्लियस से फासला इलेक्ट्रॉन का बढ़ेगा और उतना शेड पेयर को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी कम होती जाएगी। न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतनी शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। सब्स्टिट्यूएंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए ये CF3 आई है और ये CH3 आई है। यहाँ सब्स्टिट्यूएंट फ्लोरीन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसकी वजह से कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी। यहाँ हाइड्रोजन है जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इट मीन्स कार्बन पे यहाँ नेगेटिव चार्ज कम होगा। तो इन दोनों में कंपैरेटिवली ये वाली कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये वाली कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सब्स्टिट्यूएंट ने फ़र्क डाल दिया। कौन सा सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है? द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम काज्ड बाय अ सब्स्टिट्यूएंट रिजल्ट्स इन डिफरेंट केमिकल बिहेवियर। उसकी वजह से इसका बिहेवियर भी क्या होगा, चेंज होगा। ये वाले बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होंगे और ये वाला बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, वीक बॉन्ड होगा। कन्फिग्रेशन, द एटम विद नियरली फिल्ड शेल्स, जैसे हैलोजन्स हैं बेटे, जिनको अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो जितना उनकी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे उतनी उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। हैव हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू देन दोज विद लेस देन हाफ फिल्ड और स्केयरली फिल्ड इलेक्ट्रॉन। हैलोजन की एग्जांपल बेटे मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, द एटम्स ऑफ द एलिमेंट दैट हैव हायर वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन इन पावर एंड रेजिस्टेंट टू द इलेक्ट्रॉन्स also have higher, जिनकी आयनाइजेशन एनर्जी जितनी ज़्यादा है बेटे और जिनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जितनी ज़्यादा है, जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है इसका मतलब है वो इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, तो जनरली इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। ये एस करेक्टर का मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जितना एस करेक्टर ज़्यादा होता है उतना वो एटम क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है। नंबर ऑफ इनर शेल्स, वही शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट आ गया, जितने इनर शेल ज़्यादा होंगे उतना क्या होगा, न्यूक्लियस का अपने इलेक्ट्रॉन्स पे कंट्रोल कम होगा, तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए भी कंट्रोल कम हो जाएगा। यानी आप हैलोजेंस को देख लें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, आयोडीन लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। चार्ज ऑन द आयन, ये भी रफली शुरू में एक्सप्लेन किया था कि जितना पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा उतनी इलेक्ट्रॉन्स के लिए अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, और जितना नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा उतनी इलेक्ट्रॉन्स के लिए अट्रैक्शन कम होती जाएगी, रिपल्शन बढ़ती जाएगी। ट्रेंड्स क्या हैं जी इसके? देखिए लेफ्ट टू राइट पीरियड में क्या होता है, साइज कम होता है, और क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। डाउन द ग्रुप साइज भी बढ़ता है, शेल्स भी बढ़ते हैं, ठीक है। इस वजह से आने वाले जो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको अट्रैक्ट करने की एबिलिटी कम हो जाती है, इसीलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी टॉप टू बॉटम डिक्रीज करती है और लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करती है। तो एप्लीकेशन में पहली है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ का आइडिया देती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। बॉन्ड स्ट्रेंथ का आइडिया कैसे देती है बेटे?
जितना डिफरेंस ज़्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का उतना, अब देखिए यहाँ 1.9 का डिफरेंस है, ठीक है, ये भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। 1.9 का डिफरेंस है, जितना डिफरेंस ज़्यादा होगा उतना आयनिक करैक्टर ज़्यादा होगा, जितना आयनिक करैक्टर ज़्यादा होगा वो बॉन्ड उतना स्ट्रांग होगा, वो बॉन्ड उतना स्ट्रांग होगा। HCl HBr आप देखें इनमें सबसे ज़्यादा एनर्जी HF की है, फिर HCl की, फिर HBr और फिर HF। इस स्ट्रेंथ को भी रिलेट कर सकते हैं। देखिए इसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है तो बॉन्ड टूटेगा नहीं, आयनाइज नहीं होगा, तो एसिड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा होने की वजह से भी ये अपना प्रोटॉन लूज नहीं कर रहा, तो इसी वजह से इनमें एसिडिक स्ट्रेंथ HI की सबसे ज़्यादा है, जिसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे कम है। मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो है, जिनकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी लो है वो मेटल्स हैं, लेफ्ट वाली, एक्सट्रीम लेफ्ट वाली, और जिनकी हाई है वो क्या होते हैं, नॉन मेटल्स। नेचर ऑफ बॉन्ड हम डिसाइड कर सकते हैं, अगर डिफरेंस 1.7 हो तो हम कहते हैं 50-50 कैरेक्टर है, ग्रेटर देन 1.7 हो तो आयनिक बॉन्ड है। आयनिक बॉन्ड का मतलब है, हमने बेटे FSC में पढ़ा है, कोई भी बॉन्ड प्योरली आयनिक नहीं होता, मैक्सिमम आयनिक CSF का है जो 92% है। मतलब ये है कि मोर देन 50% डोमिनेंट कैरेक्टर आयनिक है, उसमें अभी भी क्या मौजूद है, कोवलेंट कैरेक्टर है, उसमें अभी भी क्या है, कोवलेंट कैरेक्टर है। और ये लेस देन 1.7 हो तो बॉन्ड क्या होता है, कोवलेंट होता है, लेकिन उसमें आयनिक कैरेक्टर अभी भी क्या है, मौजूद होता है। जैसे ये HF है, इसमें डिफरेंस तो 1.9 का है, होना तो इस बॉन्ड को आयनिक चाहिए, लेकिन ये बॉन्ड कोवलेंट है, आपने देखिए लाइन लगाई हुई है, क्यों है, बिटवीन टू नॉन मेटल्स देयर इज ऑलवेज अ कोवलेंट बॉन्ड। नॉन मेटल कभी भी आयनिक बॉन्ड नहीं बनाती, वो हमेशा क्या बनाती है, कोवलेंट बॉन्ड बनाती है। इसका 43.2% आयनिक कैरेक्टर है, यानी कि 56.8% क्या है, कोवलेंट है, डोमिनेंट कैरेक्टर इसका क्या है, कोवलेंट ही है। ये हमें इसकी जी एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। उसके बाद आ गई ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन क्या होती है, हम कहते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। रिडक्शन क्या होती है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगी, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। देखिए जिंक था, जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, ऑक्सीडेशन हो गई, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कॉपर है, कॉपर ने इलेक्ट्रॉन गेन किए, +2 से 0 में चला गया, रिडक्शन होगी, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन है। या ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर जाए 0 से +2 तो ऑक्सीडेशन है, और ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज कर जाए +2 से 0 तो ये क्या कहलाती है, रिडक्शन। रिडॉक्स, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को कंबाइनली क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। यानी अगर किसी ने इलेक्ट्रॉन दिया है तो कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी तो होना चाहिए, और अगर किसी ने इलेक्ट्रॉन लिया है तो कोई इलेक्ट्रॉन डोनर भी होना चाहिए। तो ये एट द सेम टाइम ऑक्सीडेशन रिडक्शन कंबाइनली हो रही होती है, इसलिए इनको कंबाइनली क्या कह देते हैं, रिडॉक्स रिएक्शंस। हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शंस 3 तरह के हैं, एक होते हैं डिस्प्लेसमेंट, एक होते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन और एक होते हैं डीकम्पोजिशन। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, रिएक्शन इन विच एन आयन और एटम इन अ कंपाउंड इज रिप्लेस बाय एन आयन और एटम इन अनदर और एटम ऑफ एन अदर एलिमेंट। देखें 2Na+2H2, ये बेसिकली वाटर होता है HOH, तो सोडियम ने इसके H को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, और ये बन गया 2NaOH और H2। यहाँ सोडियम 0 में थी, फ्री स्टेट एलिमेंट में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 0। यहाँ हाइड्रोजन फ्री स्टेट में आ गई 0, फ्री स्टेट है जिसमें वो या तो अपने एटम से कंबाइंड हो या किसी से कंबाइंड ना हो, दिस इज कॉल्ड फ्री स्टेट। यानी जिस फॉर्म में वो नेचर में एग्जिस्ट करता है, हेलोजन है F2Cl2Br2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में, ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में, इस फॉर्म में इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 0। मेटल्स हमेशा Na के इस फॉर्म में होती हैं तो उनका इस फॉर्म में 0 होता है। कॉपर 0 में था, सिल्वर यहाँ पे देखेंगे +1 में, कॉपर ने सिल्वर को रिप्लेस कर दिया, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक को दूसरे ने रिप्लेस कर दिया। डिस्प्रपोर्शनेशन, सेम स्पीशीज ऑक्सीडाइज्ड एज वेल एज रिड्यूस, चैप्टर नंबर 5 सेकेंड ईयर में आपने क्लोरीन का डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन पढ़ा हुआ है कि यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर लिखे हुए ताकि आपको क्लियर हो जाए। यहाँ ऑक्सीजन -1 में था, यहाँ ऑक्सीजन -2 में और 0 में हो गया, तो सेम स्पीशीज ऑक्सीडाइज्ड एज वेल एज रिड्यूस, सच रिएक्शंस आर कॉल्ड डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, या आप कैनिज़ारो रिएक्शंस को भी डिस्प्रपोर्शनेशन कहते थे कि एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज भी हो जाता था साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में और रिड्यूस होकर अल्कोहल भी बना लेता था। डीकम्पोजिशन, जिसमें टूट जाएगा कोई रिएक्टेंट, जैसे ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड था, डिसोसिएट हुआ मर्करी में और ऑक्सीजन में, तो दीज आर डीकम्पोजिशन रिएक्शन। पहले ये +2 और ये -2 में था, बाद में दोनों 0 में चले गए क्योंकि फ्री स्टेट है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, हम कहते हैं पोटेंशियल सेटअप व्हेन इलेक्ट्रोड इज डिप्ड इन सॉल्यूशन ऑफ इट्स ओन आयंस। जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है जब आप किसी इलेक्ट्रोड को उसी के सॉल्यूशन में डिप करते हैं,
To measure the tendency of electrode to lose or gain electrons when it is in contact with its own ions, वेरी इंपॉर्टेंट है कि अपने ही आयन से कांटेक्ट में हो तो उसकी इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करने की एबिलिटी को क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखिए यहाँ जिंक की एग्जांपल ली है, जिंक को आपने जिंक सल्फेट 1 मोलर में डिप कर दिया। अब होगा क्या कि जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा अपने इलेक्ट्रोड पे और खुद जिंक आयंस की फॉर्म में सोल्यूशन में जाएगा कि नीचे क्या हो रहा है, और नीचे जो आयंस हैं उनकी कोशिश होगी कि वो इलेक्ट्रॉन गेन करके ऊपर डिपॉजिट होते जाएं। कंपैरेटिवली जिंक में ज़्यादा एबिलिटी है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, इसलिए ज़्यादा आयंस नीचे आएंगे, यानी जब इक्विलिब्रियम आएगा तो आयनिक फॉर्म में जिंक ज़्यादा होगा, ऊपर से नीचे आयंस ज़्यादा आ चुके होंगे, इसलिए जिंक की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगी। इसी तरह ये कॉपर वाला है, तो कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन करना प्रेफर करता है। इट मीन्स कॉपर मेटल लूज करके इलेक्ट्रॉन नीचे जाएगी, नीचे वाले गेन करके ऊपर आएंगे। जब इक्विलिब्रियम आया यानी जाने वाले और आने वाले आयंस इक्वल हुए तो उस टाइम ज़्यादा आयंस ने इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ था। इट मीन्स नेट अगर आप देखें तो यहाँ पॉजिटिव आयंस जो हैं वो कम हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि वो डिपॉजिट हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पॉजिटिव आयन बढ़ रहे थे, क्यों, क्योंकि वो आयनिक फॉर्म में आ रहे थे। तो इसलिए क्योंकि यहाँ कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तो इसकी पोटेंशियल को क्या कह देते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल ये बताया हुआ है बेटे, डेवलपमेंट ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन यहाँ डिपॉजिट हो रहे थे इस वजह से, और यहाँ क्या हो रहा है कि पॉजिटिव आयंस डिपॉजिट हो रहे हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। रिडॉक्स पोटेंशियल क्या है, अब हमने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया, ये सॉल्ट ब्रिज लगा दिया, ठीक है, KCl इसमें डाला होता है। अब हुआ क्या कि जिंक हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन लूज करता है, जिंक आयंस बनते हैं, जिंक आयंस सोल्यूशन में चले जाते हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएंगे इधर को, ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखा हुआ है। हमेशा इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरफ जाते हैं, सेल किसी भी किस्म का हो। यहाँ आपने कोई बैटरी नहीं लगाई हुई क्योंकि ये वोल्टिक और गैल्वेनिक सेल है, ठीक है। अगर बैटरी लग जाए तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है, यानी एक्सटर्नल करंट आप नहीं दे रहे बल्कि यहाँ करंट प्रोड्यूस होगा। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ है, इधर जो कॉपर आयन सोल्यूशन में मौजूद थे उन्होंने वो इलेक्ट्रॉन गेन किया और डिपॉजिट होना शुरू हो गया। विद द पैसेज ऑफ टाइम जिंक इलेक्ट्रोड का साइज छोटा होता जाएगा क्योंकि जिंक नीचे आ रहा है, और कॉपर इलेक्ट्रोड का साइज बढ़ता जाएगा, क्यों, क्योंकि जिंक कॉपर डिपॉजिट हो रहा है। फिर आपने क्या किया बेटे, आपने ई नॉट सेल निकाली। वो होती है दो तरीके हैं, एक होता है ई नॉट रिडक्शन कैथोड प्लस ई नॉट ऑक्सीडेशन एनोड, और एक होता है ई नॉट रिडक्शन कैथोड माइनस एनोड, वो भी होता है, वो दूसरा भी आगे फॉर्मूला आ जाएगा। यहाँ हम ले रहे हैं कि एनोड की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और कैथोड की रिडक्शन, क्योंकि जिंक वाला एनोड बना है, इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0.076 वोल्ट होती है, और कॉपर वाला जो है वो कैथोड बना हुआ है, वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो उसकी रिडक्शन पोटेंशियल ले लेंगे। ये बताया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, देखिए यहाँ रिएक्शन क्या हुआ है, जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, जिंक आयन बनाया, तो जिंक सॉलिड से जिंक आयंस या सोल्यूशन में चला गया जिंक सल्फेट। डबल लाइन ये सॉल्ट ब्रिज की होती है। फिर यहाँ क्या हुआ, कॉपर सल्फेट कॉपर में गया है, तो ये वाला बेटे रिएक्शन हो गया। तो ये उसको मेजरमेंट अब हमने कर ली कि कितना वोल्टेज प्रोड्यूस हुआ। मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अब सिंगल इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल कभी भी मेजर नहीं की जा सकती, ठीक है, तो हमें इसे किसी से कनेक्ट करना पड़ेगा, कोई रेफरेंस यूज़ करना पड़ेगा। हम जो रेफरेंस यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और इस पोटेंशियल को हम कहेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। The potential of electrode when all the ionic concentrations are 1 molar, temperature 25, pressure 1 atm, it is denoted by E naught। हम इसके लिए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं। ये ग्लास की बेटे ट्यूब बनी होती है, इसके अंदर प्लेटिनम का हमने जो है वो इलेक्ट्रोड रखा हुआ है, और इस ग्लास के अंदर हम हाइड्रोजन 1 atm प्रेशर पे कंटिन्यूसली फिल आउट कर रहे होते हैं, और यहाँ से ये स्केप आउट हो रही होती है। नीचे 1 मोलर ही HCl सोल्यूशन होता है। क्योंकि हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन गेन और लूज करने की एबिलिटी सेम है, तो इसकी ऑर्बिटरी जो वैल्यू है वो 0 वोल्ट ली जाती है। तो जिसकी भी आपने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करना हो उसको इसके साथ क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, और फिर जो भी रीडिंग आएगी वो उसकी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन पोटेंशियल की उस एलिमेंट की आ जाएगी। ये अब दिखा दिया है कि कैसे मेजर करना है। ये आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ये आपने जिंक कनेक्ट किया। क्योंकि जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो पता चला कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इस साइड पे है, यानी जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, जिंक सॉलिड से जिंक आयन बन गया। तो यहाँ पे देखें H2 है और हाइड्रोजन आयन है HCl के। H2 और H पॉजिटिव में से H पॉजिटिव ज़्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन लेंगे और वो लेके H2 बना देंगे, तो इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकल है।
इसी तरह कॉपर को कनेक्ट किया, पता चला कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन करता है, यानी शी को इलेक्ट्रॉन देने पड़े। अब देगा कौन, H पॉजिटिव आयंस HCl वाले तो नहीं देंगे, तो फिर हाइड्रोजन गैस दे देगी इलेक्ट्रॉन, H2 देगी इलेक्ट्रॉन, यानी कॉपर इलेक्ट्रॉन लेगा और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दे देगी। और ये इसकी क्या आ जाएगी अब, रिडक्शन पोटेंशियल। इट मीन जब जिंक कॉपर को आपने कनेक्ट किया था यहाँ पे, तो इसका जो वोल्टेज है वो 1.10 वोल्ट इस तरह निकल आया कि आपने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल्स को क्या कर लिया, ऐड कर लिया। इसकी ऑक्सीडेशन और इसकी रिडक्शन को ऐड किया तो ये इतना इसका क्या निकल आया, इसे इलेक्ट्रो EMF ऑफ द सेल भी कह देते हैं। अब अगर तो कंडीशन स्टैंडर्ड है फिर तो ठीक है, अगर स्टैंडर्ड नहीं है, चेंज हो गई, फिर हम नर्स इक्वेशन अप्लाई करते हैं, E = E0 - RT/NF log ऑफ आयनिक कंसंट्रेशन। ये बताया हुआ है कि E क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, E0 स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, R गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड है, F फैराडे है और A आयनिक एक्टिविटी ऑफ द आयंस है। 1 फैराडे क्या है, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट इज कैरीड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो 1 मोल इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी कैरी करते हैं। ये हमारी जी ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल होगी। अब इसकी एक्चुअली ये एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। पहले बेटे यहाँ बताया हुआ है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। अ सब्सटेंस दैट हैज़ द एबिलिटी टू ऑक्सीडाइज अदर्स, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करवाएगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। एजेंट से याद रखें, एजेंट ने दूसरे के लिए काम करना है, जैसे एजेंट बाहर लोगों को भेजते हैं, खुद नहीं जाते, दूसरों को भेजते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट जो दूसरे को रिड्यूस करेगा, इट मीन्स खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। मीन्स यहाँ पे जिंक क्या है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, और कॉपर क्या है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जब हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यहाँ मेजर की, ये वाली जब मेजर की, टर्न बाय टर्न हमने सारे एलिमेंट हाइड्रोजन से कनेक्ट किए, तो हमारे पास वैल्यूज आ गई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। उन वैल्यूज को हमने अरेंज किया, उन वैल्यूज की बेसिस पे हमने एलिमेंट्स को अरेंज किया। टॉप मोस्ट लिथियम है, ऊपर से नीचे रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रही है, इट मींस एबिलिटी टू रिड्यूस इटसेल्फ बढ़ रही है। जो खुद रिड्यूस होगा दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, इट मींस स्ट्रेंथ एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बढ़ रही है। नीचे से ऊपर जो है वो रिडक्शन पोटेंशियल कम हो रही है, इट मींस रिड्यूस नहीं होगा तो क्या होगा बेटे, ऑक्सीडाइज होगा। जो खुद ऑक्सीडाइज होगा दूसरे को रिड्यूस करवाएगा, इट मींस स्ट्रेंथ एज रिड्यूसिंग एजेंट बढ़ रही है। आप कोई भी मॉडल ले सकते हैं, लेकिन IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री जो है, उन्होंने कहा था कि आपने रिडक्शन पोटेंशियल वाला मॉडल ही यूज करना है कि ऊपर से नीचे रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज करें। जिनकी पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल है वो हाइड्रोजन से नीचे होंगे, जिनकी नेगेटिव है वो हाइड्रोजन से ऊपर होंगे। जो हाइड्रोजन से ऊपर हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करना प्रेफर करते हैं, जो हाइड्रोजन से नीचे हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन करना प्रेफर करते हैं। जो ऊपर हैं वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हैं, जैसे लिथियम। इससे हमें पता क्या चला, इस सीरीज का हमें को फायदा है, तो बेटे पहला है फिजिबिलिटी बता सकते हैं, रिएक्शन होगा या नहीं होगा। आपने E0 सेल कैलकुलेट कर लेनी है। मैंने कहा था 2 तरीके हैं, या तो E0 ऑक्सीडेशन एनोड प्लस E0 रिडक्शन कैथोड जैसे पीछे किया था, या फिर आप दोनों की रिडक्शन पोटेंशियल ले रहे हैं, E0 रिडक्शन कैथोड माइनस E0 रिडक्शन एनोड, ठीक है। अगर इसका नेट आंसर पॉजिटिव आ जाए तो फिर वो रिएक्शन फिजिबल है। E0 सेल पॉजिटिव आ जाए तो फिजिबल है, स्पॉन्टेनियस है, नेगेटिव आ जाए तो नॉन फिजिबल, नॉन स्पॉन्टेनियस। ये FSC में भी आपने पढ़े हुए हैं। देखिए ये जिंक कॉपर यहाँ क्या हो रहा है, रिड्यूस, तो कॉपर की रिडक्शन पोटेंशियल हमने देखी है 0.34 वोल्ट होती है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और रिडक्शन पोटेंशियल जब लेंगे तो प्लस 0.34 वोल्ट होगी। जिंक यहाँ क्या हो रहा है, रिड्यूस, तो जिंक की रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो नेगेटिव होती है। अगर आप वैल्यूज प्लेस करें तो नेट आंसर नेगेटिव आ गया, ये फिजिबल नहीं। अब आपने रिएक्शन रिवर्स करके लिखा, जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है तो आप जिंक की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखेंगे और कॉपर की रिडक्शन पोटेंशियल लिखेंगे। जिंक की ऑक्सीडेशन पॉजिटिव है और कॉपर की रिडक्शन पॉजिटिव है, लेकिन आप दोनों ही रिडक्शन पोटेंशियल दे रहे हैं, तो इसलिए ये भी नेगेटिव ले लेंगे और नेट आंसर पॉजिटिव आ जाएगा। नॉन मेटल डिस्प्लेस एंड अदर नॉन मेटल, जो नॉन मेटल नीचे है वो ऊपर वाली को डिस्प्लेस करती है। नॉन मेटल यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सबको करेगी, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन को करेगी, फ्लोरीन को नहीं करेगी, ठीक है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ मेटल हमें पता चल जाएगा। Na के जो है वो टॉप है, वो स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, जो जितनी ऊपर है वो उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। कौन सी मेटल किसको डिस्प्लेस करेगी, मेटल जो ऊपर है बेटे वो ज़्यादा रिएक्टिव है, वो नीचे वाली को डिस्प्लेस कर सकते हैं, नीचे वाली ऊपर वाली को डिस्प्लेस
नहीं कर सकती। फार्मूला ये पीछे भी बता दिया था कि ई नॉट रिडक्शन कैथोड माइनस ई नॉट रिडक्शन एनोड। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। फॉर मोर वीडियोस follow 3 simple steps